आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 3 मई की शाम है ये और आप सुन रहे हैं दिन भर। मेरा नाम नितिन ठाकुर। भारत कोरोना के कुल मामलों में 2 करोड़ का आंकड़ा पार करने की तरफ बढ़ रहा है, तो 2 सवाल खड़े हैं अब। क्या फिर से देश भर में लॉकडाउन लगेगा? और दूसरा, क्या लॉकडाउन से कोरोना थमेगा? इसके अलावा दिन भर में जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना की सेकेंड वेव का पीक कब आ सकता है। और ये तो सब जानते ही हैं कि इस बार शहर ही नहीं बल्कि देहात भी कोरोना की चपेट में है। तो यूपी सरकार का क्या प्लान है आगे, ताकि गांवों में ये महामारी ना फैले। साथ ही इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करने वालों की कहानी आप तक हम पहुंचाते हैं अपने खास सेगमेंट उम्मीदों के रोशनदान में। तो हैदराबाद से आई ऐसी ही कहानी आज आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले जमशेद कमर सिद्दीकी से हेडलाइन सुनते हैं। विधानसभा चुनावी नतीजों के बाद से ही बंगाल के अलग अलग इलाकों में हिंसा जारी है। आज नंदीग्राम में भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आईं। कल शाम नतीजों के बाद यहां बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और दफ्तर को आग के हवाले करने की कोशिश भी की गई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद आज ममता बनर्जी को टीएमसी की बैठक में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। ममता 5 मई को मुख्यमंत्री पद से शपथ लेंगी। विधायकों का शपथ ग्रहण 6 मई को होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना के खिलाफ जंग में सेना की मदद मांगी है। मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर मदद मांगी, जिस पर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब देने के लिए कहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को 24 घंटे में डॉक्टर कॉल करें। केजरीवाल ने कहा कि हम बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाना चाहते हैं ताकि दिल्ली वालों को बेहतर इलाज मिल पाए। कर्नाटक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना के 24 मरीजों की मौत हो गई। सभी मरीज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि इस मामले में जो लोग दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,983 नए मामले सामने आए हैं। अकेले लखनऊ में रविवार को 3,342 मामले सामने आए। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के चलते 228 लोगों की जान चली गई। चंडीगढ़ में 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान बैंक और जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। यूपी में भी 2 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है, यानी अब मंगलवार बुधवार भी लॉकडाउन रहेगा, जो गुरुवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। वहीं हरियाणा में भी आज से 1 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू हो गया है। बिहार हाईकोर्ट ने राज्य की नीतीश सरकार को कोरोना मामले की सुनवाई करते हुए फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाने वाला मैच रद्द हो गया है। केकेआर टीम के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। केकेआर के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अच्छी खबर तो यह है कि 2 दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट आ रही है, मगर बुरी खबर यह है कि हमारा देश दुनिया का ऐसा दूसरा देश बनने जा रहा है जहां कोरोना के केस 2 करोड़ से ज्यादा हैं। हमसे आगे अमेरिका ही है। सरकार ने आज 2 बड़े फैसले भी किए हैं। पहला तो ये कि एमबीबीएस फाइनल स्टूडेंट्स को भी अब कोविड ड्यूटी में उतारा जाएगा। दूसरा ये कि रेमडेसिविर ऑक्सीजन और कोरोना वैक्सीन को कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी से छूट मिल गई है। चलिए, देर आयद दुरुस्त आयद। आज एक खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आई। अदालत ने केंद्र से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने कहा था कि राज्य सरकारें लॉकडाउन को लास्ट ऑप्शन के तौर पर ही लागू करें, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा, कर्नाटक के बाद अब हरियाणा ने भी फाइनली लॉकडाउन का ऑप्शन चुन लिया है। यूपी ने अपना वीकेंड लॉकडाउन बढ़ाकर गुरुवार तक फैला लिया है और बंगाल की सत्ता में फिर लौटी ममता भी लॉकडाउन पर विचार कर रही हैं। तो आधे देश में करीब करीब जब लॉकडाउन है ही, तो सवाल है कि क्या हम फिर से देशव्यापी लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? मैंने ये सवाल पूछा इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि राज्य सरकारें अपने राज्यों में जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए अलग अलग तरह के कंटेनमेंट एक्सरसाइज जिसे कह सकते हैं उसको लागू कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार के मुकाबले अगर आप समझें कि एक सडन लॉकडाउन की स्थिति बनेगी या केंद्र सरकार जल्दबाजी में कोई लॉकडाउन लगाएगी, मुझे उससे थोड़ा सा अभी संशय है। क्यों?
क्योंकि पिछली बार जब मार्च के महीने में प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था, तो उसके बाद दो चीजें हुई थी। एक तो उस सडन लॉकडाउन के कारण, जो कि केंद्र द्वारा डिक्टेटेड था, उसके कारण पूरे देश में राज्य सरकारें अपनी अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाई, और उसके कारण सबसे पहले यह हुआ कि करीब 8 करोड़ लोग जो कि माइग्रेंट्स थे, वो उनकी नौकरियां गई और वो तमाम कैंप बनाने पड़े, उनके लिए मुश्किलात हुई। करीब 2 करोड़ लोगों का मूवमेंट अपने अपने घरों की तरफ हुआ, जो कि एक बहुत ही कष्टदायी और परेशानी का सबब बना सरकारों के लिए। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा मूव अपने आप सडनली लेने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जो उसका राजनीतिक खामियाजा है वो पिछली बार केंद्र सरकार को भुगतना पड़ा था। इकोनॉमी डीप डाइव में चली गई थी और करीब 29% माइनस में ग्रोथ रेट रिकॉर्ड हुई थी। इसलिए एक्सपर्ट्स की तमाम ओपिनियन के बावजूद अगर आप देखिए तो एक सेंस ऑफ कॉशन के साथ जो केंद्र सरकार बढ़ रही है, उसमें लगता यह है कि हाँ, लॉकडाउन की रिकमेंडेशन है, ये पॉसिबिलिटी भी है कि एक तरह का राज्यों में लॉकडाउन, पूरे देश में लॉकडाउन हो सकता है। लेकिन इस बार जो अगर ऐसा लॉकडाउन लगता है तो वो राज्य सरकारों द्वारा डिफरेंट ज्यादा होगा बनिस्बत इसके कि केंद्र सरकार उसको एनफोर्स करेगी राज्यों के ऊपर। अगले आने वाले 1-2 दिन, यानी मैं कहूंगा कि करीब 72 घंटे बहुत क्रूशल होंगे कि किस तरह की स्थिति इमर्ज हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन को एक्सपर्ट सिर्फ इस नजरिए से नहीं देख रहे कि उसके जरिए कंटेनमेंट किया जाएगा कोविड-19 का, मगर लोगों को लगता है कि एक्सपर्ट्स को लगता है कि कंटेनमेंट के जरिए जो सहूलियतें जो पहुंचाई जा रही हैं अस्पतालों में और तमाम दवाइयों की परेशानियां, वो चीजें भी ज्यादा सक्षम रूप से करी जा सकेंगी अगर एक लॉकडाउन या कंटेनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि अगले 72 घंटे काफी क्रिटिकल होने वाले हैं एक बड़े फैसले के लिए कि क्या कोविड-19 की सेकंड सर्ज जो आई है उसको रोकने के लिए एक देशव्यापी पिक्चर लॉकडाउन जैसी इमर्ज होती है कि नहीं। एक सवाल और चल रहा है, क्या लॉकडाउन ही ऐसा ऑप्शन है जिससे हम कोरोना की चेन ब्रेक कर सकें? इसका जवाब हमने लिया पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर दिलीप मावलंकर से। वो तो कुछ प्लानिंग हुआ नहीं है, 70% तक कैसे पहुंचेंगे वो तो कुछ प्लानिंग है नहीं। तो वैक्सीनेशन का तो हम बहुत छूट गए, बस छूट गए। वैक्सीनेशन की जो जुलाई से ट्राई करना चाहिए था, बुकिंग डोज बुक करना चाहिए था, प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए था जुलाई से लास्ट ईयर, वो तो कर नहीं पाए, तो वो बहुत तो छूट गई है, तो वो बस छूट गई हमारे हाथ से। अभी लॉकडाउन ये करना चाहिए कि जैसे सिटी बाय सिटी, जहाँ ज्यादा है उधर करो, जहाँ नहीं है सिटी में भी, जैसे जब राइट्स होते हैं तो पूरा सिटी करते हैं या तो पुलिस स्टेशन बाय पुलिस स्टेशन करते हैं लॉकडाउन या कर्फ्यू, वैसे स्मार्ट लॉकडाउन कि भाई केस जो हो रहे हैं उसको मैप करो नक्शे में, लोगों को दिखाओ, प्राइवेट बंद करके मत रख दो कि ये एरिया में ज्यादा केस लिए इसलिए हमने ये एरिया 1 वीक के लिए लॉकडाउन कर दिया है, बाकी जहाँ केस नहीं हो रहे हैं उधर लॉकडाउन करने का क्या मतलब है? तो केस तो डिटेक्ट हो रहे हैं, आपको उसका एड्रेस पता है, पता बता है, आधार कार्ड है, तो पिछले 2 वीक में जहाँ जहाँ केस हुए हैं उसमें आप तय करो कि इससे ज्यादा केस, सपोज 1 लाख का वार्ड है अहमदाबाद में या मुंबई दिल्ली में 1 या 2 लाख, तो सपोज 2 लाख के वार्ड में 50 से ज्यादा केस होंगे तो वो वार्ड को हम लॉकडाउन करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ऐसे कुछ करना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा काम चलता रहेगा। दूसरा, मेक इट एजुकेशनली और कंपलसरी 2-2 मास्क पहन के लोग बाहर निकले, बिकॉज सिंगल मास्क हैज वेरी लेस प्रोटेक्शन। तो सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर कपड़े का मास्क। और तीसरा चीज, जितना डिस्टेंस हो सके उतना डिस्टेंस रखने का। जो पहले ऐसे सर्कल बनाए थे दुकान के बाहर खड़े रहने का, वो भी कोई नहीं कर रहा है वो काम, तो वो भी करना चाहिए कि दुकान जहाँ जहाँ क्यू लगती है, भीड़ होती है, वो सब सर्कल वर्कल बना के लोग दूर दूर खड़े रहें। IPC 144 आप कर दो कि 4 लोगों से ज्यादा खड़े ही नहीं होना कहीं भी। तो दीज आर द मेजर्स। करीब 100 साल पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू दुनिया में फैला था। बताया जाता है कि 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच लोग मारे गए थे। कोई एक आंकड़ा पक्के तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो पक्के तौर पर हिस्ट्री बताती है वो ये है कि उसकी भी सेकेंड वेव ज्यादा डेडली थी। वजह मालूम है आपको? म्यूटेशन। आज 100 साल बाद जब मेडिकल साइंस बहुत आगे है तो भी हम कोरोना की सेकेंड वेव के सामने मजबूर खड़े हैं। वायरस म्यूटेट हो रहा है। तो अब एक्सपर्ट्स अंदाजा ये लगा रहे हैं कि ये जो सेकेंड वेव है इसकी पीक कब आएगी, ताकि वहां से फिर ये ढलान पर जाना शुरू हो जाए।
हमने आज तक रेडियो रिपोर्टर स्नेहा मोरदानी से बात की और उनसे पूछा कि क्या इस हफ्ते कोरोना का पीक एक्सपेक्टेड है। कमेटी का ये कहना है कि नेशन वाइड पीक जो देखा जाएगा, जो कि एपिडेमोलॉजी स्टडीज में मैक्सिमम केसेस के हिसाब से देखा जाता है, वो 7 मई के पहले ही होगा। उसके बाद जाहिर है क्योंकि पीक के बाद केसेस कम होने के चांसेस हैं, डिक्लाइन देखा जाता है, तो नेशन वाइड डिक्लाइन भी देखा जाएगा, लेकिन ये 7 मई के बाद ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में या ऐसे कई शहरों में जहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पर हम डिक्लाइन देखना स्टार्ट कर लेंगे 7 मई के बाद। ऐसे कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें अभी पीक आ चुका है, जैसे कि महाराष्ट्र, और कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें अभी पीक अभी तक आया नहीं है, लेकिन आने के चांसेस हैं। इस कमेटी का ये कहना है कि 7 मई तक नेशन वाइड पीक देखा जाएगा। इसके बाद केसेस ओवरऑल डिक्लाइन होंगे। सेकेंड वेव के एस्टिमेट में ये कोविड टास्क फोर्स का सरकार को ये कहना है, जो वीके पॉल के अंडर कमेटी है, कि इस समय ज़रूरी है एक नेशन वाइड लॉकडाउन। नेशन वाइड लॉकडाउन का ये मतलब है कि पूरे देश में एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम ओवरबर्डन हो चुकी है, डॉक्टर्स थक चुके हैं, नर्सेस थक चुकी हैं। ऐसी स्थिति में जहां पर लोगों की ज़्यादा मृत्यु हो रही है, बेहतर ये होगा कि 2 हफ्ते के लिए या 15 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए। सरकार का ये मानना है कि इस समय लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स ही ठीक रहेगा। माइग्रेंट वर्कर्स ज़्यादा करके सफ़र करते हैं अगर लॉकडाउन इम्पोज हो जाए, पिछले साल भी यही देखा गया था। तो सरकार का अभी यही स्ट्रैटेजी है कि लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स इम्पोज किया जाए। जिन जगहों में पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई है वहाँ पे लॉकडाउन इम्पोज कर दिया जाए, और जिन जगहों में पॉजिटिविटी रेट हाई नहीं है वहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट कर्व्स या कुछ स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएं। स्नेहा, इस सेकंड वेव को कैसे हैंडल किया जाए, एक्सपर्ट कमिटीज कुछ बता पा रही हैं क्या? भारत सरकार ने एक कमेटी बिठाई है। इस कमेटी में 3 मेंबर्स हैं जो कि साइंटिस्ट हैं, और इस कमेटी का मैंडेट ये है कि पैंडेमिक किस डायरेक्शन में जा रहा है उसका एस्टिमेट सरकार को दें। क्या ये पीक करेगा, क्या इस पे वेव्स आएंगे, कब और कौन से जगहों में केसेस बढ़ेंगे, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, और ये साइंटिस्ट कर पाते हैं। इस कमेटी का ये कहना है कि 2 अप्रैल को इन्होंने भारत सरकार को एक मीटिंग में ये बताया था कि सेकेंड वेव होने के चांसेस हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि वो ये समझ पा रहे थे कि सेकेंड वेव से उनका एस्टिमेट था कि 1 या 1.5 लाख केसेस देश भर में हर दिन बढ़ेगा, लेकिन ये एक अंडर एस्टिमेशन था। केसेस हमने देखा है कि 4 लाख से भी ऊपर भारत में कुछ ही दिनों में रिकॉर्ड हुए हैं। इस कमेटी का ये कहना है कि ये एक मैथमेटिकल प्रोजेक्शन था, एक साइंटिफिक प्रोजेक्शन था, ये दिखाते हुए कि केसेस देश में बढ़ने के चांसेस हैं। सरकार को ये पता था कि सेकेंड वेव भी आने के चांसेस हैं। इस कमेटी के अनुसार सवाल ये उठता है कि सरकार ने इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कैसे किया। क्या सरकार ने कोई एफर्ट की इस डायरेक्शन में कि हेल्थ केयर सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो ताकि ये सेकेंड वेव को इंडिया हैंडल कर पाए? क्या सरकार को ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो सेकेंड वेव के बारे में उस समय बातचीत हो रही थी वो बहुत सारे केसेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अच्छा स्नेहा, ये कहा जा रहा है कि सेकेंड वेव में अधिकतर यूथ इन्फेक्टेड हो रहा है, इसका कोई ठोस कारण है क्या, कुछ पता चला? ये देखा जा रहा है कि सेकेंड वेव में केसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारा रिप्रोडक्टिव रेट मतलब आर रेट इस समय 1.4 है, मतलब एक इन्फेक्टेड इंसान ऑलमोस्ट 2 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। जाहिर है कि इसके लपेटे में यंग लोग भी आ रहे हैं। इस तरह से देखा जा रहा है कि इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, लेकिन सरकार का ये मानना है, ये कहना है कि ये केवल और केवल इसलिए है क्योंकि केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मोस्टली इन्फेक्शन माइल्ड ही है। 90% अबव केसेस माइल्ड इन्फेक्शन के हैं,
कुछ केसेस मॉडरेट इन्फेक्शन की कैटेगरी में आते हैं और कुछ केसेस ही जो है सिवियर केसेस में आते हैं। ऐसा ये नहीं बोला जा सकता है कि इस सेकेंड वेव में यंग या जो यूथफुल लोग हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं या मृत्यु इस कैटेगरी में ज़्यादा हो रही है। पिछले साल कोरोना की मार पड़ी तो शहर कराह रहे थे, लोग गांव की तरफ भागे और ये पाया कि वहां शहरों से ज्यादा राहत है। बाद में हमने देखा भी कि गांव देहात से कोई ज्यादा परेशान करने वाले आंकड़े नहीं मिले। लेकिन अब ये जो दूसरी लहर आई है तो गांव शहर सब एक हो गए हैं। अब तो डर लग रहा है कि कहीं कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रमण इस बार गांव में ही ना फैलने लगे। इसकी वजह भी है, जैसे बिहार के गांव में हेल्थ केयर सुविधाएं कम हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर भी ढिलाई का आलम है। हमारे आज तक रेडियो रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा बिहार के बक्सर में जिला कोविड केयर सेंटर पहुंचे आज और वहां कुछ लोगों से बात की उन्होंने, वो सुनिए। इलाज हो जा रहा है यहाँ पे? इलाज हो रहा है, लेकिन पूरा मतलब कल से ना वॉशरूम में पानी है ना लैट्रिन में पानी है। अब पेशेंट जाएगा तो उसमें जाएगा कैसे? अब इसमें खिलाना भी जरूरी है। अगर आप खिला रहे हैं, खाना खाएगी तो ऑब्वियसली है कि वॉशरूम जाएगी, तो वो पेशेंट भिनकेगा, तब वो खाना नहीं चाह रहा है, तो और कमजोर होते जा रहा है, वीकनेस। दवा लिखा जा रहा है, नीचे आके मांगने पे मिल नहीं रहा है। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं आप सारी दवाइयाँ आप कह रही हैं बाहर से लाने के लिए दवाइयाँ नहीं? यहाँ पे अवेलेबल है, विटामिन सी यहाँ पे अवेलेबल है, किट यहाँ पे अवेलेबल जो मैंने दिया है। उसके अलावा कोई दवा टैबलेट नहीं है, वो बाहर से लाना होगा। जो मल्टीविटामिन है वो बाहर से लाना जिंक होगा। भी नहीं है यहाँ पे? जो हमारे पास दवाइयाँ थी वो मैंने दी है सबके बाद। किट है एक अवेलेबल, उस किट में जो है वो हम लोग दिया है सबके आपको। बाकी दवाइयाँ कह रहे हैं बाहर से लाना? सिरप बाहर से लाना ही होगा। जो लिमिटेड स्टॉक है जिसको मल्टीविटामिन की जरूरत है वो बाहर से लाना ही होगा। नहीं है यहाँ पे नहीं जाना, माँ अंदर नहीं जा सकते, कोविड वार्ड है। नहीं तो हम ही कबे भर्ती रहनी सर, कोई मर्दा भी अपने 4-5 दिन से बनी यही में सर, और नहीं खंजे जाए देते मन सब रात हो। कोविड है ना, नहीं जाने दे सकते? नहीं के सर। अरे यहाँ जो भर्ती अंदर नहीं जाने दे सकते, आपको भी खतरा हो जाएगा माँ जी, आपको भी खतरा अंदर न पानी उनके कीड़ा नहीं, हमें नहीं आगे नहीं। हाँ। लड़का के जो है खातिर फिर ना जाए देना दोबारा। हाँ दोबारा नहीं खंजे जाए दे। घेराइल में जरूर कितना देर रहलू अंदर? हम 6 दिन 7 दिन ले बनी के भर्ती बंद हमारे सवांग 6 दिन अंदर रहलू तो उनके साथ? हाँ अभी बानी हुई, अभी ढेर तबियत ढेर खराब बटुए और नहीं लड़के के खोजे खातिर तब नहीं बंद कर दिलन जा। हम पेशेंट को सुता देते हैं अंदर। हाँ बिना ऑक्सीजन के सुता देंगे? हम क्या करेंगे सर, हम गाड़ी दूसरा का उठू पर जाना है गाड़ी को, अब उतारा है गाड़ी वाला अलग, तो हम क्या करें, कहाँ हम लेके चले? यहाँ सुविधा नहीं मिलेगा तो हमको कहाँ सुविधा मिलेगा? उधर केंद्र सरकार की चिंता यह है कि जल्दी ही यूपी जो है वो कोरोना के कुल मामलों में नंबर 1 पर आ सकता है देश भर में। खुद यूपी की चिंता यह है कि वो गांव में कैसे कोरोना को थामे। एक उदाहरण कानपुर का है, जहां सबसे बड़ी पंचायत में सिर्फ 15 दिन में 30 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब जो पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं तो यूपी सरकार 4 मई से 4 दिनों तक अभियान चलाने वाली है, जिसमें टीमें जो हैं वो ग्राम पंचायतों तक जाएंगी, लक्षण पहचान कर लोगों के टेस्ट करेंगी, आइसोलेशन की व्यवस्था भी होगी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जरूरी सुविधाओं से लैस अस्पताल तैयार किए जाएंगे। तो हमने यूपी में हमारे आज तक रेडियो के रिपोर्टर कुमार अभिषेक को फोन मिलाया और उनसे पूछा कि पिछली बार तो फिर भी गांव देहात से कोरोना के मामले कम सुने जा रहे थे, मगर इस बार तो वहां से भी केस धड़ल्ले से आ रहे हैं, तो क्या कारण देखते हैं उसका। देखिए 2019 और 2020 के कोरोना में काफी अंतर है। एक तो उनके वेरिएंट का अंतर है, जिस तरीका का म्यूटेंट 2019 का था उससे ज़्यादा डेडली 20 का है। लेकिन एक जो बड़ा अंतर है वो ये कि पिछली बार कोरोना ने गांव को प्रभावित नहीं किया था और इस बार कोरोना गांव को भी नहीं छोड़ रहा। शहरों की जो से शुरुआत होकर गांव तक कोरोना अपने पांव पसार चुका है। उत्तर प्रदेश में गांव में भी हालात बेहतर नहीं हैं, क्योंकि टेस्टिंग और दूसरी जो मूलभूत मेडिकल की सुविधाएं हैं वो गांव तक नहीं हैं, इसलिए लोगों तक आंकड़े नहीं आ रहे। लेकिन मौतें काफ़ी हुई हैं। अगर हम आपको उदाहरण के तौर पर बताएं तो जो कानपुर देहात का सबसे बड़ा गांव है, वहां पर पिछले 8 दिन में ही 1 दर्जन से ज़्यादा मौतें एक गांव में हो गई हैं। गोंडा में हमने देखा है कि एक गांव में एक परिवार में 5 मौतें हो गई। तो इस तरह के सिर्फ ये एक स्ट्रे इंसिडेंट नहीं है, गांव में और आपको शहर में ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। और
सरकार के लिए इस बार गांव को संभालना बहुत बड़ी चुनौती है। और गांव में ये फैला क्यों है, इसके पीछे भी दो बड़ी वजह है। एक वजह तो इस वक्त जो पंचायत चुनाव हुए हैं और आज उसकी मतगणना खत्म हुई है, ये सबसे बड़ी वजह है जो कि सुपर स्प्रेडर बनकर उभरा है। और आप जानते होंगे कि जिस तरीके से शिक्षकों की मौत का मामला आया है, पहले 135 का आंकड़ा आया, फिर 700 का आया, और अब जो नए आंकड़े आए हैं वो शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के, वो चौंकाने वाले हैं। और 800 से ज़्यादा ऐसे शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों की मौत हुई है, और ये सब छोटे शहरों और गाँवों में ज़्यादा हुई है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि गाँव में हालात कैसे हैं, कितने भयावह हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इस बार भले ही प्रवासी नहीं आए, लेकिन होली के बाद से जो लोग अपने गांव आए और पंचायत चुनाव के लिए रुके, वो भी एक बहुत बड़ी वजह रही कि इस बार जो कोरोना है वो गांव में भी ज़्यादा फैला है। लेकिन वो अनरिपोर्टेड है, अनअकाउंटेड है, उसी की रिपोर्ट कम हो पाई है, उसकी गिनती कम हो पाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों की मौतें नहीं हुई हैं। आप गांव से सटे तहसील और खासकर जिला अस्पतालों को अगर देखें तो वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब है कि गांव में भी इस बार स्थिति खराब है। और योगी आदित्यनाथ ने इस बार जो अभी फैसला लिया है 2 दिनों का लॉकडाउन का, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब वो शहरों के बाद गाँव तक पहुँचना चाहते हैं। अभिषेक, पंचायत चुनाव निपट गए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमें गांवों को अब कोरोना से बचाना है। तो कोविड टेस्टिंग का एक बड़ा अभियान चलाने की बात आज मेरे सुनने में आई है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं और तब से फील्ड में जुट गए हैं। आज उन्होंने एक ऐलान किया कि अब 2 दिनों का कर्फ्यू पूरे प्रदेश में रहेगा, यानी कि सोमवार के बाद मंगलवार और बुधवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन और कर्फ्यू की बात उन्होंने की है। इसका मतलब साफ है और उन्होंने साफ साफ ये भी निर्देश दिया है कि पूरे प्रदेश में इन 2 दिनों में सैनिटाइजेशन का काम हो, साथ साथ टेस्टिंग का काम हो, और गांव में या छोटे कस्बों में जो लोग बीमार हैं उन तक प्रशासन पहुंचे। यानी कि ये 2 दिन जो हैं ये बेहद ही क्रूशियल है प्रशासन के लिहाज से। हालांकि ये सरकार कह रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कितना पहुंच पाती है ये देखना होगा। लेकिन ये जो 2 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया गया है इस हफ्ते, इसके पीछे की वजह सिर्फ यही है कि सरकार को अब लगता है कि शहर के साथ साथ अब गाँव की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। आज जो आंकड़े आए हैं उसमें भी हम देखें तो आंकड़े कम हुए हैं। आज 29,000 कुछ आंकड़े आए हैं, जबकि कल 30,000 थे। और जो टेस्टिंग है प्रतिदिन वो भी काफ़ी बढ़ी है और 2,29,000 आज कोरोना के पिछले 24 घंटे में कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी आज इस बात को कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के जो मामले हैं वो थोड़े स्थिर होते जा रहे हैं। यानी कि सरकार को अब लग रहा है कि वो कोरोना को कंट्रोल करने की स्थिति में आ रही है। और यही वजह है कि आज जो बातें कही गई कि 2 दिनों का ये लॉकडाउन बढ़ सकता है, बढ़ेगा या फिर कर्फ्यू लगेगा, तो उसका मुख्य मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव कस्बों तक जो सैनिटाइजेशन है वो पहुंचाया जाए और साथ साथ लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाया जाए। और ये जो कोरोना का चेन है इसको तोड़ने की कोशिश गांव और छोटे शहरों में की जाए। ये थे अभिषेक। वैसे अच्छी बात यह है कि अब यूपी में चुनिंदा जगहों पर सरकारी फैसिलिटी में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। लखनऊ में लोहिया इंस्टीट्यूट में वैक्सीन लगवाने वाले कुछ नौजवान आए थे, उन्हें सुनिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर होता भी है तो भी हम क्योर हो जाएंगे, तो एंटीबॉडी ज़रूरी है, इसलिए वैक्सीनेशन लगवाना है। कोई दिक्कत नहीं आपको लॉगिन करने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, नहीं बिल्कुल वैक्सीन लगवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तुरंत हो गया था और बहुत आराम से हो गया था बिना किसी भी दिक्कत के। हाँ, इंतज़ार किया था, मतलब लोगों न्यूज़ चैनलों में आने लगा था कि शुरू हो गया था, पर पोर्टल पे नहीं हो रहा था। पर कल लकीली एक दोस्त के थ्रू पता चला कि शाम को करीबन 3 बजे से चालू हुआ है और तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और हो गया था रजिस्ट्रेशन तुरंत ही। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, उम्मीदों के रोशनदान।
आज की कहानी हैदराबाद से, जहां कुछ नौजवानों ने कोरोना से लड़ने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई है। जमशेद पेश कर रहे हैं। उम्मीदों का रोशनदान। ये वो दौर है जब दुनिया में फैली बेहिसाब मायूसी और घुटन के बीच हमारे चारों तरफ मदद मांगते हुए हजारों हाथ फैले हैं। हम अपने चारों तरफ उदास आवाजों से घिरे हैं। वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, लीड, ऑक्सीजन, ये शब्द हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गए हैं। जानकारियां इस दौर के लिए कीमती हो गई हैं और ये बात हैदराबाद में रहने वाली वैंसी कृष्णा ने भी महसूस की, क्योंकि उनकी मां कोविड पॉजिटिव हो गई थी। देश के अनगिनत लोगों की तरह नैन्सी के पास भी जानकारी नहीं थी कि किस हॉस्पिटल में बिस्तर खाली है, कहां ऑक्सीजन मिल सकती है, दवाएं कहां मिलेंगी। वो मां को लेकर शहर के अस्पताल से अस्पताल घूमती रही, लेकिन बेड नहीं मिला। ईश्वर की कृपा रही कि मां घर पर ही आइसोलेट हुई और फिर उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। लेकिन वैंसी कृष्णा ने तभी सोच लिया था कि जिन हालात से वो गुजरी हैं उससे किसी और को न गुजरना पड़े। उन्हें याद आई उनकी दोस्त मेधा, जो कि हैदराबाद में ही सोशल वर्कर हैं, और ये फैसला लिया गया कि एक ऐसी ऐप बनाई जाएगी जिसमें शहर के अस्पतालों में बिस्तर का स्टेटस, ऑक्सीजन की डिटेल्स सब रहेगा। अपने टेक सेवी दोस्त अभिषेक के साथ मिलकर वैंसी और मेधा ने बनाई एक ऐप जिसका नाम रखा HYD-COVIDResources.com। महज 2 दिन में बनकर तैयार हुई इस ऐप को पहले ही घंटे में 10,000 लोगों ने डाउनलोड किया और इसकी मदद ली। लेकिन काम बस इतना नहीं था, इस ऐप में डिटेल्स को लगातार अपडेट करना था। तो फिर वैंसी, मेधा और अभिषेक ने सोशल मीडिया के जरिए कुछ वॉलंटियर्स ढूंढे और उनकी मदद से इस ऐप को शानदार तरीके से चलाया। ये ऐप बिना किसी तरह के आर्थिक फायदे के सिर्फ शहर के लोगों की मदद के लिए 24 घंटे अपडेट की जाती है। 30 वॉलंटियर्स और 3 कोर वर्कर्स की मदद से HYD-COVIDResources.com इस अंधेरे वक्त में हैदराबाद के तमाम लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी बनी हुई है। हमारे सुपर हीरोज हमारे आसपास ही होते हैं। वैंसी, मेधा, अभिषेक और उन तमाम वॉलंटियर्स की तरह जो न सिर्फ इस ऐप पर बल्कि covidsos.org, स्प्रिंकलर्स जैसी तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं। इन तमाम लोगों की मेहनत को हमारा सलाम। जो इस मुश्किल वक्त में लोगों की किसी भी तरह की मदद कर रहा है, तो उनके बारे में हमें बताइए radio@aajtak.com पर। कल उम्मीदों की रोशनदान में मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। वक्त अब विदा लेने का। आज का शो प्रोड्यूस किया है अमन गुप्ता ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे थे कपिल देव सिंह। शो के बारे में कुछ कहना सुनना चाहें तो radio@aajtak.com हमारा पता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, जरूरत ना हो तो घर से बिल्कुल मत निकलिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। मेरा नाम है नितिन ठाकुर, इजाजत दीजिए।